सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। देखिएगा, अपन लोगों ने कल जहां पढ़ा उससे आगे अपन पढ़ते हैं और आज अपन चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष जो टॉपिक है, महासागरीय धाराएं हैं, साथ के अंदर ज्वार भाटा है, उनको लेकर के अपन चर्चाएं करेंगे। देखिएगा, कल अपन जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे अपन चलते हैं। क्या मेरी आवाज प्रॉपर ढंग से आप सभी तक पहुंच पा रही है? एक बार मुझे आप बता दीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल, आवाज बिल्कुल ही प्रॉपर ढंग से आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप और मेरे साथ कितने साथी जुड़ चुके हैं मुझे आप बता दीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अपन महासागरीय धाराएं वगैरह पढ़ेंगे, ज्वार भाटा इसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन महासागरीय धाराओं के बारे में जानते हैं। अपने पास दो तीन शब्द आते हैं। एक शब्द आता है महासागरीय धारा, धारा के साथ साथ दो तीन शब्द और जुड़ जाते हैं। एक आता है ड्रिफ्ट, एक आता है स्ट्रीम। ध्यान देना मेरी बात, मैं कह रहा हूं एक आता है ड्रिफ्ट, एक आता है स्ट्रीम। ड्रिफ्ट या फिर प्रवाह, ये क्या है? तो आप कहेंगे ड्रिफ्ट या जो प्रवाह है ये क्या है? ये समुद्र के सतही जल का पवन वेग और अन्य कारकों से प्रेरित होकर जो पानी गति करता है, इसे आप क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे प्रवाह। जैसे कि मैं बात करूं, उत्तर अटलांटिक प्रवाह। कौन सा प्रवाह? उत्तर अटलांटिक प्रवाह। अब जैसे ही फिर आगे चलेंगे, गुड इवनिंग। करंट या धारा ये क्या? सामान्य से अगर कम जल गति कर रहा है उसे आप ड्रिफ्ट कहेंगे, उसे आप प्रवाह कहेंगे। जैसे कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह की अपन ने बात की। और अगर सामान्य रूप से एक जल गति कर रहा है एक निश्चित मार्ग और जल राशि के साथ में अगर कोई जल गतिशील है, उसे कहा जाएगा धारा। जैसे कि ब्राजील की धारा, जैसे कि ब्राजील की धारा। अब आता है स्ट्रीम या बड़ी धारा, यानी एक बड़ी सारी जल राशि, या अपन यूं कहें कि एक विशाल जल राशि की जो गति है, उसका जो प्रवाह है, ये इस धारा और प्रवाह जो दोनों है इनसे ज्यादा रहती है इसकी गति। प्रवाह से भी ज्यादा गति, धारा से भी ज्यादा गति, वो जो कहलाता है उसे आप स्ट्रीम कहते हैं। और विश्व में सबसे बड़ी जो स्ट्रीम है वो आपका कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। विश्व में सबसे बड़ी जो स्ट्रीम है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे गल्फ स्ट्रीम है विश्व में सबसे बड़ी। अब एक आता है फेंच। अब ऐसा तो है नहीं कि महासागर का पूरा जल ही मूवमेंट कर रहा है, महासागर का पूरा जल ही गति कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। पूरा जल तो गति नहीं कर रहा। अब जो ऊपर ऊपर वाला जल गति कर रहा है, ऊपर ऊपर वाला जल गति कर रहा है, तो ऊपर वाला जल जो गति कर रहा है ना, उसमें आपको याद रख लेना है, ऊपर वाला जो जल गति कर रहा है वो जिस लेवल पे गति कर रहा है वो क्या कहलाएगा? तो आपका उत्तर बनेगा, उसे कहा जाएगा फेंच। यानी जिस तल या स्तर पर जल गति करता है उसे फेंच के नाम से जाना जाता है। और धाराओं के दोनों किनारों का और नीचे का जल है वो क्या रहता है? स्थिर। यानी धारा ऐसे गति कर रही है तो उसके किनारों वाला जो जल है वो स्थिर है और धारा के नीचे वाला जल स्थिर है। और जो स्थिर जल है वहां उसका तल माना जाता है धारा का। तो धारा जिस तल पर बह रही है उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे फेंच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसे फेंच के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैसे आप आगे चलेंगे तो अपने पास प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा अपन देखते हैं कि एक तो आती ऊपरी जलधारा, एक आती गहरी जलधारा। अब ध्यान देना मेरी बात, ऊपरी जलधारा में आपको याद रखना है यह जल राशि सतही जल से, जो सतही जल है उससे 400 मीटर की गहराई तक देखने को मिलती। यानी जो सतही जल होता है उससे 400 मीटर की गहराई तक जो जल देखने को मिलता है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे वो ऊपरी जलधारा। इसे क्षेत्र महासागरीय जल का 10% भाग देखने को मिलता है। यानी महासागरीय जो जल है वो उसका 10% भाग है, ये आपका ऊपरी जलधारा के रूप में देखने को मिलता है। गहरी जलधारा
उच्च अक्षांश जो है वहां पर जल का घनत्व अधिक रहता है, अतः जल भारी होकर क्या करता है, नीचे बैठता है और गहराई वाले भाग में गति करता है। और इस क्षेत्र में महासागरीय जल का 90% भाग देखा जाता है। यानी आप यूं कहें, इस क्षेत्र में महासागरीय जल का 10% भाग देखने को मिलता है ऊपरी जलधारा के रूप में, और गहरी जलधारा के रूप में बोले तो जो नीचे जल बैठता है वो आपका 90% है। कितना? 90%। अब सुनिए, अब आगे बात आएगी कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं, इनकी उत्पत्ति के कारक जो हैं वो कौन कौन से। भाई अपन ने कहा महासागरीय धाराएं धाराएं धाराएं, तो भाई साहब मुद्दा ये भी तो बनता है ना कि महासागरीय धारा उत्पन्न क्यों हुई। भाई महासागरीय धाराएं उत्पन्न भी तो होती हैं, तो महासागरीय धाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं, प्रश्न ये बनेगा। तो महासागरीय जो धाराएं हैं इनकी उत्पत्ति के अगर मैं कारकों की बात करूं तो याद रखना, पृथ्वी से संबंधित नंबर 1 कारक, बहुत सारे हो सकते हैं और उनमें से एक कारक आता है पृथ्वी से संबंधित। अब पृथ्वी से संबंधित कारक कौन सा है? नंबर 1 कारक गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन। ध्यान देना मेरी बात पर, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला कारक है, एक ऑप्शन आएगा घूर्णन, एक ऑप्शन आएगा परिभ्रमण, दोनों एक ही। लेकिन अगर परिक्रमण कहीं आ जाए वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, परिभ्रमण प्रभावित करता है। यानी पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो क्या करती है, वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। अब सुनिएगा बात, अब बात आती है कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, अपन ने देखा। अब इस गति के दौरान जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो इसी गति के दौरान जो स्थल भाग है ना वो तो पृथ्वी के साथ साथ बोले तो वो घूम रही है, तो वो उसका साथ दे रहा है। लेकिन जल भाग स्थल भाग की तरह पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जो घूम रही है उसमें साथ वो घूम नहीं पा रहा है। अब जब वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो क्या है, वो स्थल का साथ नहीं दे पा रहा है। और जब वो स्थल का साथ नहीं दे पा रहा है तो याद रख लेना, अब जो जल है वो क्या करता है, वो पीछे छूट जाता है और वो विपरीत दिशा में गति करता है। आप जानते हैं कि महासागरीय जल इसकी गति भूमध्य रेखीय भागों में सामान्यतः कैसी रही, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, स्थल भाग तो घूम रहा है, जल भाग साथ नहीं दे पा रहा है, और साथ नहीं दे पा रहा है तो वो उल्टा घूमने लग जाता है पूर्व से पश्चिम। किधर घूमने लग जाता है, पूर्व से पश्चिम। तो याद रखिएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र में ऐसा होता है। अब धाराएं क्या करती हैं, अपन ने पढ़ा अपना वायुदाब पेटियों में हवाएं क्या करती हैं, वो दाएं बाएं घूमती हैं। वैसे ही महासागरीय धाराएं ये उत्तरी गोलार्ध में किधर घूम जाती हैं, तो याद रखिएगा महासागरीय जो धाराएं होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं साइड में। मैंने कहा था आपको, फेरल कहता है फिरती हैं फिरती हैं फिरती हैं। फेरल क्या कहता है, फिरती हैं फिरती हैं फिरती हैं। मतलब फेरल ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं राइट साइड में फिरती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं लेफ्ट साइड में फिरती हैं। फेरल कहता है फिरती हैं फिरती हैं फिरती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं राइट साइड में फिरती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्या करती हैं, लेफ्ट साइड में फिरती हैं। याद रखना मेरी बात को। इसके बाद जैसे ही आगे चलेंगे अपन, तो उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागरीय धाराएं हैं ये बाईं तरफ घूम जाती हैं। कौन से बल के कारण, तो आप कहेंगे कोरियोलिस बल के कारण। कौन से बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। अब जैसे ही आगे बात आई तो आया कि सागरीय कारक, ये तो पृथ्वी की गति वाला कारक जब प्रभावित करेगा। अब सागरीय कारक कौन कौन से हैं जो प्रभावित करेंगे। नंबर 1 बात, तापमान कैसे प्रभावित करता है, आराम से समझना। जहां पर उच्च तापमान होगा इन विभागों में, वहां जल क्या होगा, गर्म। गर्म जल का क्या होगा, प्रसार। क्यों हुआ, कि गर्म जल हल्का होता है। अब जब उच्च तापमान है, जल गर्म है, प्रसार होगा, हल्का है। जहां पे निम्न तापमान होगा वहां पर क्या होगा, ठंडा जल है, संकुचन होगा, भारी होगा। अब आपके सामने यहां दो है, इधर उच्च तापमान इधर निम्न तापमान।
अब भारी जल नीचे बैठेगा या फिर हल्का जल नीचे बैठेगा, तो आप कहेंगे ठंडा जल भारी होता है, तो भारी जल क्या करेगा, नीचे बैठेगा। भारी जल क्या करेगा, नीचे बैठेगा। और याद रखना मेरी बात, जब भारी जल नीचे बैठेगा इसका मतलब ये समुद्र के जल का जो लेवल है वो इस प्रकार हो जाएगा। और इस प्रकार जैसे ही हुआ तो महासागरीय धाराएं किधर से किधर चल पड़ेंगी, उच्च तापमान वाले प्रदेशों से निम्न तापमान वाले प्रदेशों की ओर। अतः याद रखना, महासागरीय जो जल है ये उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या करता है, गति करता है। या अपन कहें उच्च तापमान वाले प्रदेशों से निम्न तापमान वाले प्रदेशों की ओर महासागरीय जो जल है वो क्या करता है, गति करता है। याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। अब बात आई जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। इसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आएगा लवणता या जल का खारापन। लवणता या जल का खारापन, याद रखिएगा एक बात, यानी यह भी प्रभावित करेगा। अब आप एक बात ध्यान दें, अधिक लवणीय जो जल होगा वो क्या होगा, भारी होगा। अधिक लवणीय जल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अधिक लवणीय जल भारी होगा। नंबर एक बात, भारी होगा होगा। और जब अधिक लवणीय जल भारी होगा तो कम लवणीय जल क्या होगा, आप कहेंगे हल्का होगा। अधिक लवणीय जल क्या होगा, भारी, और कम लवणीय जल क्या होगा, हल्का। अब ध्यान देना मेरी बात पर, अधिक लवणीय जल भारी है, कम लवणीय जल हल्का है। अब आप बात बताओ, हल्का जल ऊपर रहेगा, भारी जल ऊपर रहेगा। इधर तो लवणता कम है, ये हल्का ऊपर है, इधर लवणता ज्यादा है, भारी है नीचे। अतः महासागरीय धाराएं न्यून लवणता से उच्च लवणता की ओर गति करेंगी। जैसे खुले व बंद महासागरों के बीच धारा चलने का जो प्रमुख कारण होता है वो यही होता है। यानी जैसे अटलांटिक महासागर से अगर भूमध्य सागर की ओर धारा आ रही है तो उसका कारण यही, यानी खुले और बंद महासागरों के बीच में अगर धारा चलने का कोई कारण बनता है, यही बनता है अटलांटिक महासागर के जल का धारा के रूप में किधर आना, भूमध्य सागर में आना, ये इसी के कारण होता है। अगली बात, घनत्व में विभिन्नता, यह भी महासागरीय धारा को प्रभावित करता है, डेफिनेटली ही करता है। ध्यान देना मेरी बात पर, न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों से उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर क्या होता है, प्रवाह होता है। जल का प्रवाह किधर से किधर, तो आप कहेंगे न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों से उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। बात आती है हिम का पिघलना। जैसे अगर मैं ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करूं तो याद रखना, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम के पिघलने से जल की प्राप्ति होती है और यह ठंडी धाराओं की उत्पत्ति का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। यहां पे पहली बात आई घनत्व में विभिन्नता। न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों से जल किधर जाएगा, उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर। बात आ रही है हिम के पिघलने का, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम के पिघलने से जल की क्या होगी, तो आप कहेंगे प्राप्ति होगी और यह ठंडी धाराओं की उत्पत्ति का क्या बन जाएगा, एक कारण बन जाएगा। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडा ठंडा जल है या अपन कहें ठंडी जल धाराएं हैं वो आती हैं। कहां से आती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से। अब सुनना, आगे वाली बात क्या आएगी कि सागरीय कारक, वो तो आंतरिक कारक थे पूरे, अब कुछ एक बाह्य कारक ये भी प्रभावित करेंगे धाराओं को। देखते हैं कौन से करते हैं। नंबर एक कारक आता है सनातनी या स्थायी या गर्हीय पवने। पछवा पवने, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने, क्या ये महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं क्या? जी सर, निश्चित ही ये महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती। जैसे महासागरों में जो गतिशील जल है वो इन पवनों का अनुसरण करेगा। कैसे? अगर व्यापारिक पवन है तो व्यापारिक पवनें चलेंगी तो जल को भी ले चलेंगी साथ, पछुआ पवनें चलेंगी जल को ले चलेंगी साथ। तो जो पछुआ पवनों के क्षेत्र हैं 40 डिग्री के बाद वाले क्षेत्र, वहां महासागरीय धाराएं जो हैं अब उनका क्रम पश्चिम से पूर्व देख लिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा दोनों ही कारण से। फेरल का नियम भी काम कर जाता है, दाईं तरफ विस्थापन
और साथ साथ के अंदर याद रखना वहां पर ये पवनों का कारण भी काम कर जाता है। आगे वाली बात आती है कि गतिशील जल इन पवनों का अनुसरण करता है, जैसे व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम चलना और पछुआ पवनों के क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व चलना। आगे बात आती है वायुदाब की। वायुदाब की जब बात आ गई तो याद रखना कि हवाएं चलती हैं किधर से किधर, तो आप कहेंगे हवाएं न्यून वायु दाब से उच्च वायु दाब की हवाएं चलेंगी, इससे चलेंगी, लेकिन आप कह रहे हैं किधर से किधर चलेंगी, तो याद रखिएगा न्यून वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर हवाएं चलें। धाराएं, हवाएं नहीं धाराएं, सॉरी धाराएं। हवा तो उच्च वायुदाब से न्यून चलती है, हवा चलती है जहां उच्च वायुदाब रहता है उससे न्यून। धारा में उल्टा हो गया, जहां उच्च वायुदाब होता है वहां का जल नीचे बैठेगा, वायुदाब उच्च है, जहां न्यून वायुदाब है वहां का जल ऊपर है, तो गति तो यूं करेगा ना। तो महासागरीय जल गति करता है न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब। आगे हवाएं, मानसूनी हवाएं, और मानसूनी हवाओं का सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखा जाता है वो कौन से महासागर में देखा जाता है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं यहां लिख देता हूं, महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। यानी मानसूनी जो हवाएं हैं सर्वाधिक प्रभाव ये हिंद महासागर पे ही देखा जाता है, याद रख लीजिए। सर्वाधिक प्रभाव किस पे देखा जाता है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर पे देखा जाता है, इतना आपको याद रखना। अब जैसे अपन आगे चले फिर उसके बाद क्या बनेगा प्रश्न देखना। आगे है वाष्पीकरण और वर्षा, क्या ये भी प्रभावित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा ना भाई, पहली बात तो जहां वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा वहां जल की कमी हो जाएगी, जहां वाष्पीकरण कम होगा वहां जल क्या ज्यादा है, इसलिए जल चलेगा न्यून वाष्पीकरण से उच्च वाष्पीकरण। वर्षा की बात आ गई तो उच्च वर्षा होगी, वहां से न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर चलेगा, ये भी कारण। ये केवल समझने के हैं, ये चीजें याद नहीं होती, मेरे भी याद नहीं, जब सामने आई अपने आप दिमाग में आ गया कि क्यों हुआ। भाई आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बताऊंगा ना भाई उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में तो जल ज्यादा है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में जल कम है। अब धारा चल पड़ी उच्च वर्षा से न्यून वर्षा की ओर। प्रणाम भाई प्रणाम, शिव मूर्ति। आगे देखिए, आगे बात आती है कि ये तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की बात आई, लेकिन महासागरीय जो धाराएं हैं इन धाराओं की दिशा भी निर्धारित होती है, और महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो कारक कौन कौन से हैं, आइएगा अपन उनको भी देखते हैं, उनको भी जानते हैं कि महासागरीय जो धाराएं हैं, महासागरीय जो धाराएं हैं, ये धाराएं जो हैं ये आपका किन किन कारणों से अपनी दिशा है ये परिवर्तित करती हैं, दिशा को बदल लेती हैं। नंबर एक कारण इसमें दिया हुआ है तट की आकृति और दिशा। बिल्कुल सही बात है, यानी तट की जो आकृति है और जो तट की दिशा है वो प्रभावित करती है। जैसे अपन ब्राजील तट की बात करते हैं तो उससे प्रभावित हो ही जाता है। इसके बाद में महाद्वीप का आकार ये भी प्रभावित करेगा, महासागरीय तली के उच्चाच जैसे कटक वगैरह प्रभावित करेंगे। ऋतु परिवर्तन ये तो बहुत ही बड़ी है, प्रश्न आ जाए अगर बाई चांस आपका कि हिंद महासागर में हवाएं हैं वो अपनी दिशा बदल लेती हैं, आपसे पूछा जाएगा क्यों बदल लेती है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, सर ऋतु परिवर्तन हो जाता है ना, इसके कारण हिंद महासागर में जो धाराएं होती हैं वो क्या कर लेती हैं, वो दिशा बदल लेती हैं। अब आप कह रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल ऋतु परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, लेकिन इनमें अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि कौन से महासागर में ये जो प्रभावी कारण ज्यादा रहता है, तो आपका उत्तर आएगा उत्तरी हिंद महासागर में। कौन से महासागर में? उत्तरी हिंद महासागर। अब देखिए, आप सबसे पहले देख पा रहे हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। कौन से महासागर की धाराएं? अटलांटिक। ध्यान देना, समझना चीजों को, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। सुनना, नंबर एक, इस डायग्राम में आप जो व्हाइट व्हाइट देख पा रहे हैं ये ठंडी जल की धाराएं हैं। इसमें जो आप येलो और रेड देख पा रहे हैं ये गर्म जल धाराएं। सुनना, यहां से विषुवत रेखा के पास ये जो येलो वाली लाइन आप देख पा रहे हैं ये क्या है?
ये विषुवत रेखा के पास से क्या हुआ, जो आपका, आप यूं मानिएगा कि अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के पास से किधर जल गति कर रहा है, पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी किधर से किधर गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व। ये जल पूर्व से पश्चिम गति कर रहा है, पूर्व से पश्चिम गति कर रहा है। अब चूंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में कर रहा है, अपन इसे क्या नाम दे देंगे, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। क्यों? क्योंकि ये जल गति किधर कर रहा है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में गति कर रहा है, इसलिए अपन इस धारा को उत्तर विषुवत रेखीय धारा कहें। अब इसके बाद जैसे ये जल चला 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 और जल चलते चलते पहुंचा कहां पे, ये पहुंच गया आपका इस दक्षिण अमेरिका के इस तट से होते हुए और जैसे ही यहां पहुंचता है वेस्ट इंडीज के पास में। अब वेस्ट इंडीज के पास में पहुंचता है तो कुछ जलराशि इधर जाती है, वेस्ट इंडीज के किधर, तो आप कहेंगे पूर्व की तरफ। इसे कहा जाता है एंटीलीज की धारा। कौन सी धारा, एंटीलीज। और कुछ जलराशि ये चली जाती है आपका वेस्ट इंडीज के किधर, तो आप कहेंगे पश्चिम की ओर। इसे कहा जाता है केयानी की धारा। और आगे चल करके जैसे ये मैक्सिको की खाड़ी में एंटर होती है, यहां पर फ्लोरिडा जो जलड मरुमध्य आता है, फ्लोरिडा जो जल क्षेत्र आता है जल संधि का, यहां पे इसका नाम फ्लोरिडा की धारा। ये तो गर्म है, ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा है। आगे चले एंटीलीज की धारा। अब प्रश्न बनने की प्रकृति क्या रहती है, कई बार तो जैसे उत्तर और दक्षिण से प्रश्न पूछ लिया जाता है, उत्तरी अटलांटिक की धारा है या नहीं है, दक्षिण अटलांटिक की धारा है या नहीं है। कई बार गर्म ठंडे से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा अभी गर्म चल रही। इसके बाद जैसे ये आपका मैक्सिको की खाड़ी से आगे बढ़ी, अब इस धारा को नाम दे दिया जाएगा गल्फ स्ट्रीम की धारा। और गल्फ स्ट्रीम की धारा विश्व की जितनी भी धाराएं हैं इनमें सबसे बड़ी धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा याद रखना, विश्व की जितनी भी धाराएं हैं इनमें सबसे बड़ी गर्म जल की धारा। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा गई और लगभग 45-50 के आसपास ये पहुंची, तो इधर से आपका ये जो ध्रुवीय क्षेत्रों का जो जल है, बोले तो बर्फ का पिघला हुआ जल, ये लेब्राडोर धारा के रूप में आया, क्योंकि यहां पे लेब्राडोर सागर है तो धारा का नाम लेब्राडोर हो। और जैसे ये दोनों मिलते हैं, ठंडी और गर्म जल धाराओं का जहां मिलन होता है, क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं ठंडी और गर्म जल धाराओं का जहां मिलन होता है उसे कहा जाता है एक तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र। और यहां पे एक बहुत बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र बनता है जिसे ग्रांड मत्स्य बैंक कहा जाता है, ये मत्स्य बैंक। इसके बाद में क्या हुआ कि अब ये जो जल है ये वापस से यूं जा रहा था, ये दाईं तरफ मुड़ा, इधर ये जल जाने लगा और जाने लगा, तो अब इसमें इतना जल नहीं रहा जितना यहां था। प्रवाह की गति थोड़ी मंद पड़ी, नाम पड़ा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम पड़ा, उत्तरी अटलांटिक। और ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, जैसे ही ये आपका आयरलैंड इंग्लैंड इधर जाता है, पहुंचता है, इसकी एक धारा चली जाती है आइसलैंड की तरफ में, नाम पड़ जाता है इरमिंगर की धारा। इरमिंगर आ नहीं रही है, इरमिंगर जा रही है। इसके बाद एक धारा चली जाती है नॉर्वे की तरफ, नाम पड़ जाता है नॉर्वे की धारा। और एक धारा फ्रांस की तरफ आ जाती है, नाम पड़ जाता है रेनेले की धारा। ये इरमिंगर की धारा है, ये नॉर्वे की धारा है, ये रेनेले की धारा है। याद रखना, इरमिंगर की धारा, नॉर्वे की धारा, रेनेले की धारा। ये रेनेले की धारा है, ये नॉर्वे की धारा है, ये इरमिंगर की धारा है, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा उत्तर अटलांटिक प्रवाह यहां आते आते अब इतना कमजोर पड़ गया और महासागरीय जल है ये भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो यहां एक जल धारा चलती है जिसका नाम आता है कनारी की धारा। अब कनारी, मडीरा, केप वर्डे यहाँ के द्वीप आते हैं, है ना, तो ये जो धारा है ये कनारी की धारा यहां आकर के, और ये पूरा का पूरा एक रोटेशन पूरा हो जाता है, चक्र पूरा हो जाता है। प्रश्न क्या बन सकता है, उत्तर अटलांटिक में
धाराओं के चक्र क्रम को पूरा नहीं करता है। अब पूरा करता कौन है देख लो ना, उत्तर विश्वोत्तरी की धारा है, एंटिलीज है, कयानी है, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तर अटलांटिक प्रवाह है, इधर से कयानी की धारा, ये पूरा राउंड बन गया। इनके अलावा चौथा नाम आपको बेंगुला दे देगा, फोकलैंड दे देगा, ब्राजील दे देगा। उत्तर अटलांटिक में थोड़ी है, दक्षिण में। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण विश्वोत्तरी की धारा चली, ब्राजील के तट से टकराई, नीचे बढ़ी, ब्राजील है, ब्राजील की धारा। और जैसे ही वही बात 45-50 पहुंची, नीचे से ठंडा जला है। अब फोकलैंड द्वीप यहां पे नाम फोकलैंड की धारा हो गई। फोकलैंड की धारा और ब्राजील की धारा दोनों मिलती हैं, वापस से मत्स्य पालन क्षेत्र बनता है। फिर आपका यूं गई। अब ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्म है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम बड़ी धारा है, अभी पानी ठंडा नहीं हुआ है। ब्राजील की धारा इतनी मजबूत और बड़ी नहीं है, यहाँ पे जल ने ठंडा रूप ले लिया है और ये ठंडी धारा बन जाती है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। जैसे ही आगे जाएगी, अफ्रीका के इस बेंगुला वाले क्षेत्र से टकराई, फिर ऊपर बढ़ी, नाम क्या पड़ गया, बेंगुला की धारा। क्या नाम पड़ा, बेंगुला। ये बेंगुला की धारा है, ये कनारी की धारा है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, चाहे दक्षिण हिंद प्रवाह आएगा, चाहे दक्षिण प्रशांत प्रवाह आएगा, दक्षिण प्रवाह नाम आ गया ठंडा है। दक्षिण प्रवाह नाम आ गया कैसा है, ठंडा। याद रखना, फोकलैंड की धारा आ गई। अब जैसे ही फिर आगे चले, हाँ ये चीज समझ में आई। अब जैसे ही ये जल इधर आ रहा है, यहां आया इकट्ठा वाइस वाले तट पर, उसके बाद में एक विपरीत रूप में ये यूं गति करने लग गया। इसे कहा गया प्रति विश्वत रेखी धारा। क्या कहा गया, प्रति विश्वत रेखी धाराएं यूं चल रही दोनों, ये इसके उल्टा चल रहा है, नाम क्या दिया गया, प्रति विश्वत रेखी धारा। और प्रति विश्वत रेखी धारा कैसी है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, प्रति विश्वत रेखी धारा गर्म है। प्रति विश्वत रेखी धारा कैसी है, तो आप कहेंगे गर्म। याद रहेगा इतना, ठीक। इसके बाद देखिए, अब बात आती है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। अभी मैंने क्या कहा, प्रश्न बनने का तो तरीका कोई भी हो सकता है, पैटर्न तो कोई भी हो सकता है। अभी इस पैटर्न में अपन किस प्रकार से याद करें, देखिएगा। यहां आप याद करेंगे दो तरीकों से। एक तो यहां लिख रखा है कि गर्म जल धारा, और एक लिख रखा है ठंडी। लेकिन लिखा क्या है, केवल और केवल उत्तरी अटलांटिक। यानी गर्म ठंडी पूछे तो भी आप बता देंगे, और उत्तरी अटलांटिक की पूछेंगे तो भी आप बता देंगे। गर्म जल धाराएं कौन सी हैं, तो आप कहेंगे गर्म जो जल धाराएं हैं उनमें आपका उत्तर विश्वत रेखी धारा आ जाएगी, इनमें आपका एंटिलीज की धारा आ जाएगी, इनमें आपका फ्लोरिडा की धारा आ जाएगी, इनमें आपका गल्फ, फ्लोरिडा है याद रखना, फोकलैंड नहीं है ना। इनमें आपका गल्फ स्ट्रीम आ जाएगा। इसके बाद में आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आ गया। उत्तर अटलांटिक प्रवाह के बाद में आपका इर्मिंगर की धारा है, नॉर्वे की धारा है, रेनेले की धारा है। ये सारी कैसी धाराएं हैं, तो आप कहेंगे ये उत्तर अटलांटिक महासागर की कैसी धाराएं हैं। आप कहेंगे उत्तर अटलांटिक जो महासागर है इसकी ये धाराएं ठंडी हैं या गर्म हैं, तो आप कहेंगे ये धाराएं जो हैं ये कैसी हैं, ये गर्म धाराएं। जबकि ठंडी धाराओं में उत्तर अटलांटिक में केवल 3 ही धाराएं आएंगी। आप कहेंगे सर 3 धाराएं कौन सी आएंगी, एक तो लेब्रेडोर की धारा जो उत्तर अटलांटिक में ठंडी है, इसके बाद में एक पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जो आपका ठंडी है, इसके बाद में एक कनारी की धारा जो आपका क्या है, ठंडी। ये कैसी धाराएं, तो आप कहेंगे सर ये ठंडी धाराएं। ये धाराएं कैसी हैं, तो आप कहेंगे ठंडी धाराएं हैं। अब इसके बाद में जैसे अपन आगे चलेंगे तो अपने पास आएगा कि दक्षिण अटलांटिक जो महासागर है उसकी जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी। साथियों गौर करना, अगर मैं दक्षिण अटलांटिक महासागर धारा की बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दक्षिण जो अटलांटिक महासागर है उसकी धाराएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण अटलांटिक जो महासागर है इसकी धाराओं के अंदर आपको केवल याद रखना है कुछ धाराएं आएंगे, लेकिन उससे पहले जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं इनका अपन क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए इनको अपन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। उत्तर अटलांटिक धाराओं में एक एक की आप डिटेल लिखिएगा। सबसे पहले कौन सी आ रही है, तो आप कहेंगे सबसे पहले आ रही है उत्तर विश्वत रेखी धारा। सबसे पहले कौन सी धारा आ रही है, तो आप कहेंगे उत्तर विश्वत रेखी धारा है, ये सबसे पहले आ रही है। अब उत्तर विश्वत रेखी धारा आ गई, चलो ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे एंटिलीज। लेकिन उत्तर विश्वत रेखी जो धारा है इसके बारे में आपको बताना है कि सबसे पहले इस धारा का जो उल्लेख है ये किसने किया था,
तो आपका उत्तर आएगा, सबसे पहले इस धारा का उल्लेख ये फिंडले नाम का एक विद्वान था, उसने किया था। किसने किया था? तो आप कहेंगे फिंडले नाम का एक विद्वान था, उसने सबसे पहले क्या किया? तो आप कहेंगे इस धारा का उल्लेख किया। चलो ठीक बात है। अब बात बनी कि ये धारा चली कहां से। अभी अपन ने देखा था, अगर आपने गौर किया हो तो, अफ्रीका के पश्चिम तट से प्रारंभ हुई। कहां से प्रारंभ हुई? तो आप कहेंगे अफ्रीका के पश्चिम तट से प्रारंभ हुई, और अफ्रीका के पश्चिम तट से प्रारंभ होने के बाद में ये धारा पश्चिमी द्वीप समूह तक, कहां तक? तो आप कहेंगे पश्चिमी द्वीप समूह तक चलती है, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक की बात है। भूमध्य रेखा के उत्तर में चलने वाली कैसी धारा है? तो आपका उत्तर आएगा गर्म जल धारा। कैसी धारा? गर्म। इतना याद रखना है। फिर आती है एंटीलीज की धारा। कौन सी धारा? एंटीलीज। याद रखिएगा, एंटीलीज की जो धारा है, इस धारा के अंदर आपको याद रखना है कि पश्चिमी द्वीप समूह, गौर करना मेरी बात, ये मैं क्यों इतने धीरे धीरे बोल रहा हूं, क्योंकि आपको यहां याद रख लेना है पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में। क्या बोला है मैंने बोला है पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में चलने वाली धारा है। जो उत्तर विषुवत रेखी जो धारा है, इसका ही क्या है? अपने आप के अंदर भाग है। आप यूं मानिएगा ये इसी का क्या है? भाग है। इसके बाद बात आती है फ्लोरिडा। फिर ध्यान देना, उत्तर विषुवत रेखी धारा का ही भाग है फ्लोरिडा की धारा, अलग से कुछ नहीं है ना। तो याद रखना है फ्लोरिडा की जो धारा है, ये आपका उत्तर विषुवत रेखी जो धारा है, इसी का एक भाग है। कौन सी धारा? तो आप कहेंगे फ्लोरिडा की। अब फ्लोरिडा की जो धारा है, ये आप कहें फ्लोरिडा का विस्तारित जो भाग है, इसमें याद रखना है ये युकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी में जाता है। कहां जाता है? युकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी में जाता है, तथा यहां से ये फ्लोरिडा क्षेत्र होते हुए हैट्रिस अंतरीप जो है, यहां तक क्या होता है? आप कहेंगे प्रवाहित होता है। हैट्रिस अंतरीप तक क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रवाहित होता है। कौन सी? फ्लोरिडा की जलधारा। कौन सी जलधारा की बात कर रहे हैं अपन? फ्लोरिडा की जलधारा। अब फ्लोरिडा जलधारा के बाद में फिर आती है जिसका नाम आता है गल्फ स्ट्रीम। क्या आता है? गल्फ स्ट्रीम आता है। अब आप कहेंगे सर गल्फ स्ट्रीम कहां से कहां? ध्यान देना, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये आपके माइंड में छपने चाहिए। बात आती है गल्फ स्ट्रीम की, तो गल्फ स्ट्रीम हैटरिस अंतरीप से और न्यू फाउंडलैंड तक। अब मैं एक बार बेक चलूंगा। बेक में क्या आया था? बेक में अपने पास आया था कि फ्लोरिडा की धारा कहां तक है? ये युकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी वाया फ्लोरिडा हैट्रिस अंतरीप तक है। और गल्फ स्ट्रीम कहां से है? तो आप कहेंगे गल्फ स्ट्रीम हैट्रस अंतरीप से न्यू फाउंडलैंड तक। यह विश्व की सबसे बड़ी जलधारा है, इतना आपको याद रखना है। इसे आप यूं कहें कि अधिक जल की प्राप्ति कहां से होती है? तो आपका उत्तर आएगा मैक्सिको की खाड़ी से होती है, और मैक्सिको की खाड़ी से इसे अधिक जल की प्राप्ति होती है। यह बात आप जानते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में जल कहां से आता है? तो आप कहेंगे मिसिसिपी, मिशोरी जो नदी है, वो लगातार मैक्सिको की खाड़ी में जल की आपूर्ति करती रहती है। अब मुद्दा यह बना कि ये जो जलधारा है, ध्यान देना यहां क्या लिखा हुआ है। हाँ, गिन्नी की धारा, बिल्कुल वो ठंडी धारा है। यहां ध्यान देना, प्रश्न बना कि ये जो जलधारा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं, गौर करना मैं क्या कर रहा हूं, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के आसपास, ये न्यू फाउंडलैंड के दिक्कत लेब्राडोर की जो ठंडी धारा आएगी उससे मिलेगी, और यहां पर ब्रांड मत्स्य बैंक का क्या होगा? विकास होगा। या अपन कहेंगे मछली पालन का एक बड़ा क्षेत्र यहां बनेगा। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि पछुआ पवनें आएंगे, और इन पछुआ पवनों से प्रेरित होकर के ये जो जल राशि है, ये कौन से महासागर में प्रवाहित होगी? तो आपका उत्तर आएगा कौन से महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही होगी। और जैसे ये पछुआ पवनों से प्रेरित हुई, वैसे इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तरी अटलांटिक। अब जैसे जैसे ये चीज आप देख रहे हैं, रिवीजन चल रहा है आपका, रेस कोर्स ही चल रहा है ना अपना, तो आपके माइंड में अटलांटिक महासागर का मैप आना चाहिए। क्रेश कोर्स का मतलब ही क्या है? आपकी चीजें बिल्कुल, अब हालांकि मैं क्रेश कोर्स नाम है, लेकिन मैं इतनी स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपकी चीजें माइंड में आने में चाहिए। गबड़ गबड़ करने से कुछ नहीं, 2 पीरियड और ज्यादा लग जाएंगे। अपने ये देखेंगे कि एग्जाम कब, अगर एग्जाम जल्दी आ गया, घोषित होगी डेट, तो अपन स्पीड बढ़ा देंगे, नहीं है तो ये सामान्य स्पीड जो चल रही है ये आपकी चलती रहेगी। सुनिएगा, उत्तर अटलांटिक प्रवाह का मतलब गल्फ स्ट्रीम का बढ़ा हुआ जो रूप है, जो पश्चिम यूरोप के तटों के पास में छोटे छोटे द्वीपों से क्या हो जाएगा? अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। जैसे इरमिंगर की धारा आइसलैंड के पूर्व, इरमिंगर की धारा कहां पे? आइसलैंड के पूर्व में। जैसे मैंने कहा नार्वे की धारा, नार्वे के पश्चिम में। जैसा कि मैंने कहा रेनेले की धारा, फ्रांस के पास में।
ये क्या है? ये महासागरीय धाराएं हैं, लेकिन है कैसी? गर्म ही है। अब ये गर्म है तो आगे आएगी ठंडी भी कोई ना कोई। लेब्राडोर की धारा, ये ठंडी जलधारा है। बेफिन की खाड़ी से डेविस जल संधि तक आती है ग्रीनलैंड के पश्चिम में। ये ग्रीनलैंड है, इसे इसके पश्चिम में। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ये ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से आती है, ठंडी धारा है। इसका कुछ भाग लेब्राडोर की धारा में मिलता है, कुछ भाग उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट में मिलता है, और पश्चिम यूरोप के तट पर मत्स्य क्षेत्र का विकास होता है, जैसे डागर बैंक। ग्रांड मत्स्य बैंक कहां बना? अमेरिका के तट पे। डागर बैंक कहां बनेगा? तो आप कहेंगे डागर बैंक जो है ये बनता है यूरोप के तट। आगे फिर बात आती है अपनी कि कनारी की धारा। ये केप वर्डे, मडीरा और कनारी क्षेत्र में चलती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का उष्मा खो चुका वो भाग जो उत्तर पश्चिम अफ्रीका के तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के द्वारा गर्म जल को हटा देता है, और फिर नीचे का ठंडा जल भी ऊपर आ जाता है, और कनारी की ठंडी जलधारा का विकास हो जाता है। समझ गए? अब जैसे आप आगे चलेंगे तो अपने पास आएगा कि ठंडी धारा भूमध्य रेखा के पास आकर के क्या कर जाती है? उत्तर विषुवत रेखा धारा में मिल जाती है, और चक्रीय रूप क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। चलें आगे। अब जैसे ही आएगा तो ये चक्कर, अभी मैंने क्या कहा था कि चक्कर रूप पूरा होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से उत्तर अटलांटिक में चक्कर पूरा कौन सी धाराएं करती हैं? जैसा कि आपने देखा उत्तर विषुवत रेखी धारा है मुख्य रूप से, फिर गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा वगैरह छोटी धाराएं, गल्फ स्ट्रीम के बाद में उत्तर अटलांटिक प्रवाह आ जाता है, उसके बाद में मुख्य रूप से आपका कनारी की धारा आ जाती है। इसकी इसी तरह से दक्षिण के अंदर चक्कर पूरा हो जाता है। और यहाँ पे एक सारगेसो सागर आता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? सारगेसो सागर, जो घास युक्त सागर है। आगे देखिएगा, आगे बात आती है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी। एक तो हो गया दक्षिण विषुवत की धारा, 5 डिग्री से 15 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में पूर्व से पश्चिम गतिशील धारा है, और ब्राजील के पास टकरा करके ये धारा क्या बन जाती है? ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा है उत्तर विषुवत रेखी धारा के रूप में धारा को मजबूत करती है, और इसकी दक्षिणी जो शाखा है ये ब्राजील की धारा के। इसके बाद में फिर प्रश्न क्या बनेगा अपना कि ब्राजील की धारा, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील की धारा दोनों में अगर आपसे तुलना करवा ली जाए, क्या कह रहा हूं, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील की धारा में तुलना करवा ली जाए, तो क्योंकि दोनों ही गर्म धाराएं अटलांटिक महासागर में, याद रखना दोनों में बड़ी तो गल्फ स्ट्रीम में रहेगी, ज्यादा प्रभावित भी वही करेगी, उत्तरी क्षेत्रों के तापमानों को भी वही ज्यादा प्रभावित करेगी। अब बात आती है कि जो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बहने वाला जल है, यहाँ अर्जेंटीना के तट पर फोकलैंड की ठंडी जलधारा से मिलती है। फोकलैंड की धारा ठंडी है। बात करें दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, जिसे दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह भी कहते हैं, ठंडा है। बेंगुला की धारा ठंडी और अनियमित है, कमजोर धारा है। इसके बाद में जैसे ही आगे चले अपन तो अपने पास आया दक्षिण अटलांटिक की धारा। एक तो गर्म जल धारा, एक ठंडी जल धारा। याद रखना मेरी बात, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा। यहां पे आया कि दक्षिण अटलांटिक में दक्षिण विषुवत रेखी गर्म है, ब्राजील की धारा गर्म है। ठंडी फोकलैंड की ठंडी है, दक्षिण अटलांटिक ठंडी है, और बेंगुला की धारा भी ठंडी। और बेंगुला की धारा किस महाद्वीप के तट पर? तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप के तट पर प्रवाहित होती। बात आती है प्रति विषुवत रेखी धारा, उत्तर विषुवत रेखी धारा, दक्षिण विषुवत रेखी धारा। दोनों धाराएं जब अमेरिका के तट पे जाएंगे, दक्षिण अमेरिका के तट पे, तो उधर जल का लेवल है, जल का स्तर ये ऊंचा होगा। फिर इन दोनों धाराओं की क्षति पूर्ति करने के लिए इन दोनों के बीच में एक जल गति करेगा, उसे कहा जाएगा प्रति विषुवत रेखी धारा। उत्तर विषुवत रेखी धारा और दक्षिण विषुवत रेखी धारा के लगातार बहने से पूर्व की तरफ जल की क्या होती? कमी, जल की कमी होती, और पश्चिम की तरफ क्या होता है? जल की अधिकता। अतः क्षति पूर्ति करने के रूप में इन दोनों धाराओं के बीच में चलने वाली जो गर्म धारा है, इसे प्रति विषुवत रेखीय गर्म जल धारा के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलें आगे अपन चलते हैं। अब ये जो आप महासागर देख पा रहे होंगे, ये प्रशांत महासागर देख रहे हैं, और प्रशांत महासागर जब आप देख रहे हैं तो आपको प्रशांत महासागर के बारे में जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट होनी, कहां कहां क्या क्या है और किस प्रकार से है, ये आपको देख। एक बार के लिए आप मैप को देखिएगा, फिर अपन आगे देखेंगे और बात करेंगे। हेलो।
हाँ जी, देखिएगा, मैं कह रहा था आपको कुछ बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, माफी। हाँ जी, तो इस मैप को आप देखिएगा आराम से, तसल्ली से, चीजें समझ में आती हुई चलेंगी। अब जब मैप आपने देखा तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं वो नजर आ रही हों। अब कुछ नाम आ रहे होंगे, कुछ नाम आपके सुने हुए होंगे, कुछ नाम नहीं सुने हुए होंगे, सारे ही होंगे ना। देखिएगा, अब जैसे अपन ने अटलांटिक में देखा, ठीक वही कहानी है। विषुवत रेखा के उत्तर में गर्म जल गति करेगा 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 करेगा। अब यहां आपको याद रख लेना है, दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तर अमेरिका, ये एशिया, इधर गति कर रहा है, नाम क्या पड़ा, उत्तर विषुवत रेखी। जैसे ही उत्तर विषुवत रेखी धारा पूर्वी द्वीप समूह, ये पश्चिमी द्वीप समूह कहलाते हैं, ये पूर्वी, पूर्वी द्वीप समूह के पास में आई, इसके बाद ये ऊपर जल गति करने लगी और इसका नाम पड़ गया क्यूरोसिवा की धारा। अब प्रश्न बनेगा कि अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम की धारा की तुलना तुलना प्रशांत महासागर की किस धारा से की जाती है? आपका उत्तर आएगा क्यूरोसिवा की धारा। कौन सी धारा से की जाती है? क्यूरोसिवा की धारा। अब यहां जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये जापान है। ये क्या है? जापान। और एक धारा क्या करती है? जापान के पश्चिमी तट की ओर जाती है। और जो धारा जापान के पश्चिम तट की ओर जाती है, इसे सुसीमा की धारा कहते हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान के पश्चिम में जो धारा जा रही है, इसे आप कहेंगे सुसीमा की धारा। कौन सी धारा कहेंगे? सुसीमा की धारा। जैसे ये सुसीमा की धारा चली, ये क्यूरोसिवा है। क्यूरोसिवा की जो धारा है, इस क्यूरोसिवा की धारा में इधर से एक जल आ रहा है, जिसे आयोसिवा की धारा कहा जाता है। ये आयोसिवा की धारा है। इसकी धारा है आयोसिवा की। ये आयोसिवा की धारा है। और इधर से ओखोटस्क सागर से एक धारा आ रही है, जिसे ओखोटस्क की धारा कहते हैं। क्योंकि इधर से क्यूराइल वाला जो क्षेत्र है, वहां से भी जल आता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्यूराइल की धारा कैसी है, तो भी आपका उत्तर आएगा ठंडी। क्यूराइल की धारा भी कैसी? ठंडी। अब प्रश्न क्या आया था, एक पेपर लगा था, उसके अंदर अभी पिछले दिनों प्रश्न पूछा। अब आपके अगर मैप स्पष्ट है तो आप ऐसे प्रश्नों में मात नहीं कर। ये क्यूरोसिवा प्रश्न पूछा, आयोसिवा क्यूरोसिवा की प्रति रूप में चलती है क्या? नहीं चलती है। प्रति रूप का मतलब तो होता, ये क्यूरोसिवा चल रही है, आयोसिवा यहां चलती, यहां नहीं चलती, इसकी प्रतिधारा नहीं है, ना ही इसके नीचे बहती है। क्या इसके नीचे बहने वाली है? नहीं। आयुसिवा तो अपने सिस्टम से आ रही है, क्यूरोसिवा अपने सिस्टम से जा रही है, फिर दोनों ये तो मिल गई ना, ये इसके नीचे कहां बहेगी? हाँ, वो एक अलग बात है, इसका जल ठंडा है तो ठंडा जल नीचे थोड़ा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये नीचे नहीं प्रवाहित हो सकती किसी भी कंडीशन में। ये आपको याद रखना। अब जैसे ही यहां बना, तो यहां फिर मत्स्य पालन बैंक बने। अब यहां से ये जल पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के, इसके प्रभाव में आकर के, तो आप कहेंगे पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के और ये जल चला। क्योंकि जैसे ये बड़ी धारा थी गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की, वैसे ही क्यूरोसिवा गर्म जल की बड़ी धारा है। ये ठंडी नहीं हुई है, ये इधर जा रही है, तो इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रशांत प्रवाह गर्मी। ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं, जहां दक्षिण प्रशांत प्रवाह ठंडा होगा, दक्षिण चाहे अटलांटिक प्रवाह ठंडा होगा, और चाहे आपका आ जाए दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह है, वो भी क्या होगा? ठंडा होगा। दक्षिण प्रशांत प्रवाह ठंडा, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडा होगा। और बात कर रहे हैं अपन आगे, और जैसे प्रवाह आते जाएंगे वो भी ठंडे होते जाएंगे। और करना मेरी बात, मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये उत्तर प्रशांत प्रवाह जैसे ही यहां पे जाएगा, अलास्का से टकराएगा, उसके बाद एक जल राशि इधर टकराकर यूं जाए, ये आ नहीं रही है, जा रही है, जैसे नॉर्वे, इरमिंगर ये जा रही थी, तो ये अलास्का और अल्यूशियन ये दोनों धाराएं आ जाएं तो गर्म धारा। अलास्का भी गर्म धारा है, अल्यूशियन भी गर्म धारा है। जैसे ये जल है, ये इधर आता है, अब ये ठंडा हो जाता है, ये अपनी उष्मा खो देता है, और नाम इसका पड़ जाता है कैलिफोर्निया की धारा। क्या नाम पड़ जाता है? कैलिफोर्निया की। गौर करना मेरी बात पर, ये उत्तर का क्रम पूरा हुआ, ठीक नीचे। अब यहां क्रम में आ सकता है कि उत्तर अटलांटिक में जैसे कनारी की धारा है, उसकी तुलना प्रशांत की किस धारा से की जाती है? कैलिफोर्निया की धारा से करेंगे। दक्षिण में आ जाओ,
दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, सेम वही बात आ गई ना, मैं तो दक्षिण। अब ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर चल रही है, तो इसे कहेंगे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा, नीचे से कोई ठंडा जल नहीं आया, यहां आते ही पछुआ पवनों ने अपना प्रभाव दिखाया। पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के ये इधर चल पड़ी, दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह चला, फिर ये पेरू तट के सहारे ऊपर बढ़ा, नाम पड़ गया पेरू या हम्बोल्ट की धारा। यहां की ब्राजील की धारा की तुलना यहां की किस धारा से कर सकते हैं? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा से। यहां की अपना बेंगुला धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? पेरू या हम्बोल्ट की धारा से। अब जैसे ही याद रखना, ये सेम स्थिति बन रही है, यहां पे पानी इकट्ठा हुआ, ये पानी यहां पे इकट्ठा हुआ, और फिर इधर पानी का लेवल नीचे चला गया, यहां पे इकट्ठा हो गया, जल क्षतिपूर्ति के रूप में दोनों धाराओं के बीच में बहा, जिसे प्रति विषुवत रेखी धारा या विरुद्ध विषुवत रेखी धारा के नाम से जाना जाता है। आप इसे प्रति विषुवत रेखी धारा भी कह सकते हैं, आप इसे विरुद्ध विषुवत रेखी धारा के नाम से भी जान सकते हैं। आगे बात चलती है उत्तर प्रशांत महासागर की धाराएं। क्या कहा मैंने? उत्तर प्रशांत महासागर की धाराएं, और एक तरफ गर्म, एक तरफ ठंडी। अब गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, याद होनी चाहिए आपको। देखिएगा, अभी मैंने बताई है, तो आप साथ साथ क्या करेंगे, आप साथ साथ एक प्रैक्टिस सेशन टाइप लगाएं, और अपने माइंड में, यानी लिख तो रखा है आपके सामने है, लेकिन आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए, ठीक है ना। लिखने से काम नहीं चलेगा, आपके मन मस्तिष्क में ये चलनी चाहिए बातें, कि कौन सी धारा है गर्म है, और कौन सी धारा है वो क्या है, ठंडी। याद रखिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, गौर करना है यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि आपने देखा उत्तर विषुवत रेखी धारा, कौन सी धारा, तो आप कह रहे हैं उत्तर विषुवत रेखी धारा कैसी, तो आप कहेंगे सर गर्म है। सॉरी, क्या लिख दिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा लिख दिया, यहां पे पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा लिखना है। सॉरी, रियली सॉरी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिम नहीं पूर्वी। सॉरी, गलती हो जाती है कई बार। आगे देखिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बात तुरंत ही मान ली। हाँ, अब आप अपने मन मस्तिष्क से यहाँ पे सोच सोच के लिखें, तब जाके मजा आए कि हाँ कुछ तो है, ठीक है ना। हाँ जी, चलें आगे, अपन चलते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद में जैसे ही आगे चलेंगे अपन, तो अपने पास बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे हाँ, गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं, मैं कह रहा था आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा देखना है, और तसल्लीवश देखना है ना, ध्यान देते हुए चलिएगा। यहाँ आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। क्यूरोसिवा की धारा कैसी है, तो आप कह रहे हैं सर क्यूरोसिवा की धारा गर्म है। क्यूरोसिवा की धारा कैसी है, तो आप कह रहे हैं क्यूरोसिवा की धारा गर्म। सुसीमा की धारा कैसी है, तो सुसीमा की धारा भी गर्म है। सुसीमा की धारा भी कैसी है, गर्म है। जब सुसीमा की धारा गर्म है, तो उत्तर प्रशांत प्रवाह भी कैसा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रशांत जो प्रवाह है वो भी कैसा है, वो भी गर्म है। उत्तर प्रशांत प्रवाह गर्म है, तो अल्यूसियन की जो धारा है वो भी क्या है, वो भी गर्म है। अल्यूसियन की धारा भी क्या है, तो आप कहेंगे गर्म। अल्यूसियन की धारा गर्म है, तो सर अलास्का की धारा, ब्रिटिश कोलंबिया की धारा, ये भी क्या है, याद रखिएगा, ये जो धाराएं हैं ये भी गर्म धाराएं हैं। ये भी कैसी धाराएं हैं, तो आप कहेंगे गर्म धाराएं। कैसी धाराएं हैं, गर्म धाराएं। चलें आगे अपन चलते। अब ठंडी धाराओं की बात आ गई, तो ठंडी धाराओं में कौन कौन सी धाराएं, याद रखिएगा, ठंडी धाराओं के अंदर जो धाराएं आएंगी उनमें आपका एक तो आता है आयुशिवा की धारा। कौन सी धारा आ रही है, आयुशिवा। अब आयुशिवा कैसी धारा है, आपको याद रखना है, आयुशिवा आपकी ठंडी धारा है। ओखोटस्क धारा पूछ लिया जाए कैसी है, तो आप कहेंगे सर ओखोटस्क की जो धारा है वो भी ठंडी है। ओखोटस्क की धारा भी कैसी है, तो आप कहेंगे ठंडी है। और क्यूराइल की धारा कैसी है, तो आप कहेंगे सर क्यूराइल की धारा भी ठंडी है। क्यूराइल की धारा जब ठंडी है, तो याद रखिएगा, इसके बाद में आपसे प्रश्न बनता है कि कैलिफोर्निया की जो धारा है वो भी क्या है, तो आप कहेंगे सर वो भी ठंडी। इसके बाद आती है एक एक की डिटेल अपन देखें। सबसे पहले आ रही है उत्तर विषुवत रेखी धारा। कौन सी धारा आ रही है, तो आप कहेंगे उत्तर विषुवत रेखी धारा आ रही है। उत्तर विषुवत रेखी धारा में याद रखिएगा,
जो मैं बात बता रहा हूँ बड़ी काम की बात है। क्या काम की बात है सर? सुनिएगा, मैं बताता हूँ। उत्तर विषुवत रेखी धारा में, विषुवत रेखा के उत्तर में अमेरिकी तट से चलेगी। कहां से चलेगी? तो आप कहेंगे अमेरिकी तट से ही धारा चलेगी। कहां से चल रही भाई साहब? तो आप कह रहे हैं अमेरिकी तट से धारा चलेगी। चलो ठीक है, और अमेरिकी तट से चलेगी तो कहां जाएगी? फिलीपींस तक प्रवाहित होगी। अब आपके माइंड में जो आपका मैप है, किसका मैप है? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर का जो मैप है वो आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना। और वो आपके माइंड में रहेगा तो आप आराम से चीजों को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना आपको कि ये फिलीपींस के पास जो लुजान और मिंडानाओ द्वीप है, इनसे टकरा करके, और ये जो जल है ये किधर गति करता है? तो आप कह रहे हैं सर ये जल है ये गति करता है उत्तर की ओर। और जैसे ये जल उत्तर की ओर गति करता है तो आप इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं कि इस धारा का नाम अब क्या हो जाता है? आप कहेंगे सर इस धारा का नाम हो जाता है क्यूरोसिवा की धारा। कौन सी धारा नाम हो जाता है इसका? तो आप कहेंगे क्यूरोसिवा की धारा इसका नाम हो जाता है। आगे फिर देखिएगा, नेक्स्ट बात आती है, और क्यूरोसिवा की तुलना कर किससे रहे अपन? गल्फ स्ट्रीम से कर रहे हैं। माइंड को बिल्कुल ही आप तसल्लीवश, है ना, इसमें कोई जल्दबाजियां नहीं करनी है आपको। बिल्कुल तसल्ली से अपने मन मस्तिष्क को ठंडा रख के और चीजों को आराम से देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। ज्यादा आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, चलें आगे, चलते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, जैसे ही अपन आगे बढ़े तो अपने पास क्या चीजें आई, यहां पे आ गया कि और सुसीमा की धारा। जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि सुसीमा की धारा में आपको जो बात याद रखनी, कई बार पश्चिम पूर्व इनके अंदर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा अभी लिखने में गलती होगी, साथ साथ बोलने में भी होगी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम बोल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में? पूर्व भाग में, ठीक है ना। तो सुसीमा की धारा है, ये जापान के पश्चिम में बहती है, जापान के पश्चिम में। उत्तरी प्रशांत प्रवाह होकेडो द्वीप जो आता है, होकेडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप जापान के हैं। होकेडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूशु। तो यहाँ पे बात आ रही है होकेडो जो द्वीप है, इसके पास से पछुआ जो पवने हैं, इनसे प्रेरित होकर के ये जलधारा बढ़ती है, और ये अपने आप के अंदर क्यूरोसिवा का एक भाग है। बात आती है ओकोटस्क की धारा, यूराइल की धारा ठंडी है, कम चटका प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग से चलकर होकेडो के पास में ये क्यूरोसिवा की धारा से क्या होती है? मिलती है। कौन सी धारा से? क्यूरोसिवा की धारा से। बात आती है आयुसिवा की धारा, ध्रुवीय क्षेत्र का ठंडा जल है, ये बेरिंग जल संधि से आता है और क्यूरोसिवा की धारा में मिल जाता है। बात आती है अलूसियन की धारा, अलास्की की धारा, ये उत्तर प्रशांत प्रवाह के भाग है। कैलिफोर्निया की धारा, ये ठंडी है, जो उत्तर प्रशांत प्रवाह का उष्मक हो चुका भाग है, अमेरिकी तट पर आता है। व्यापारिक पवनों के द्वारा जल के हटा देने से नीचे से भी फिर आपका ठंडा जल आ जाता है और ये कैलिफोर्निया की धारा का विकास हो जाता है। इसके बाद देखिएगा, दक्षिण प्रशांत के अंदर कौन सी है? गर्म धाराओं में दक्षिण विश्वोत्तरी की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, यहां पूर्वी लिख दी है, चिंता ना करें, अल नीनो। दक्षिण प्रशांत प्रवाह ये ठंडा है, हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, और ला नीनो क्या है? ठंडी। सुनिए, आगे बात आती है दक्षिण विश्वोत्तरी की धारा अमेरिकी तट से चलेगी, पापुआ न्यू गिनी तक आएगी। पापुआ न्यू गिनी के बाद में कुछ जलराशि उत्तर की ओर तथा कुछ जलराशि दक्षिण की ओर क्या होगी? प्रवाहित होगी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये न्यू साउथ वेल्स की धारा है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जैसे ही आगे चलने पर तो प्रति विश्वोत्तरी की धारा की बात आती, मिंडानाओ द्वीप से लेकर के और पनामा की खाड़ी तक पश्चिम से पूर्व ये प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है, और इस धारा का सर्वाधिक जो विकास है ये प्रशांत महासागर में होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद कर लेना। यानी प्रति विश्वोत्तरी की जो धारा है इसका सबसे ज्यादा विकास, या आप कहें कि ये सबसे मजबूत धारा के रूप में कौन से महासागर में पनपी है? तो आपका उत्तर आएगा ये प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? प्रशांत। आगे फिर बात आती है यहाँ पे कि अब आप ये जो महासागर देख रहे हैं हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद। और हिंद महासागर तो अपने आप में आधा महासागर है। कैसा महासागर है ये? आधा महासागर। ध्यान देना, यहाँ पे अब 2 चीजें आपको देखने को मिले। कौन सी 2 चीजें? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है उत्तर विश्वोत्तरी धारा, और उत्तर विश्वोत्तरी जो धारा है इसके बाद में इधर दक्षिण विश्वोत्तरी धारा। अब हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है, क्या कह रहा हूं मैं? हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है इसमें जैसे ऋतु बदलती है, मैंने क्या कहा? इसमें जैसे ऋतु बदलती है वैसे हवाओं की दिशा बदल जाती है।
अगर मैं बात करूंगा सर्दियों की तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा चलेगी। अगर मैं बात करूंगा गर्मियों की तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मियों के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा चलेगी। याद रखना, उत्तर विश्वोत्तरीय की धारा, अब ये इधर जाता है तो यहाँ पर सोमालिया की धारा के नाम से इस जल को जाना जाता है। इसके बाद इधर आए तो दक्षिण विश्वोत्तरीय की धारा। अब यहां इसके दो नाम हो जाते, मेडागास्कर के पूर्व में है तो मेडागास्कर की धारा, और मेडागास्कर के पश्चिम में है तो इसको मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। हालांकि ये दोनों मेडागास्कर मोजाम्बिक कोई विशेष रूप से अलग नहीं। बात आती है, अब दोनों धाराएं जैसे मिल जाएंगे नीचे, इसे अगुलहास की धारा कहा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण नाम है, हिंद महासागर की धाराओं में प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी धारा है, तो आप कहेंगे अगुलहास की धारा। इसके बाद चले आप तो दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह। कौन सा प्रवाह है, दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह। चूंकि ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में, तो आप कहेंगे पश्चिमी भाग में, इसलिए इसे क्या कहा गया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। इसे क्या कहा गया, तो आप कहेंगे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। कैसी है, ठंडी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी थी, तो आप कहेंगे गर्म थी। जबकि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, तो आप कहेंगे ठंडी है। इतना आपको याद रख लेना। ये तो चली सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा। लेकिन अगर गर्मियों की बात आई तो गर्मियों में जो धारा चलेगी ये दक्षिण पश्चिम मानसून धारा चलेगी। और विशेष बात जो यहां पे लिखी, ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में उत्तर विश्व, ध्यान देना बात के ऊपर, उत्तर विश्वोत्तरीय धारा और प्रति विश्वोत्तरीय धाराएं ये विलुप्त हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइम के अंदर दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी धारा है इसकी मजबूत स्थिति बन जाती है, और ना ही तो इस टाइम उत्तर विश्वोत्तरीय की धारा चल पाती है और ना ही यहां पर प्रति विश्वोत्तरीय की धारा चलती। प्रश्न फिर बनेगा, मानसूनी हवाओं का एवं ऋतु का सर्वाधिक प्रभाव धाराओं पर ये कौन से महासागर में। सीधा पूछा जाए महासागर का नाम, आप हिंद महासागर कह दें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर हिंद महासागर या दक्षिण, तो आपका जवाब क्या आएगा, दक्षिण हिंद महासागर नहीं, उत्तर हिंद महासागर। कौन सा, उत्तर। अब देखना, अब अपने मन मस्तिष्क को फिर थोड़ा ठंडा करना और देखना कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी। ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। उत्तर विश्वोत्तरीय की धारा कैसी, गर्म है। उत्तर विश्वोत्तरीय की धारा गर्म। तो बात आती है प्रति विश्वोत्तरीय की धारा, ये भी कैसी है, गर्म है। मेडागास्कर की धारा भी कैसी है, गर्म है। ये मेडागास्कर के किधर, तो आप कहेंगे पूर्व में। मोजाम्बिक की धारा कैसी है, ये भी गर्म है। ये मेडागास्कर के किधर है, पश्चिम में है। बात आती है अगुलहास की धारा, ये कैसी, गर्म। ये मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा दोनों के बीच में है। दक्षिण हिंद प्रवाह, एक ऐसी धारा है, ठंडी। बात करते हैं दक्षिणी हिंद प्रवाह का, अधिकांश जो भाग है तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में प्रवाहित होता है। दक्षिणी हिंद प्रवाह का अधिकांश जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रवाहित। इसका दक्षिणी हिंद प्रवाह का अधिकांश भाग ये किधर प्रवाहित हो रहा है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। चलो ठीक है। इसके बाद में फिर आगे बढ़े पर तो आया, कुछ भाग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा के रूप में उत्तर की ओर भी प्रवाहित हो जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी, सोमालिया की धारा गर्म है, उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा सर्दियों में चलेगी, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा गर्मियों में चलेगी। अब आइएगा देखते हैं अपन और एक एक चीज को, महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या होते हैं। नंबर एक बात, ये तापमान को संतुलित कर देती हैं। महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी आ सकता है ना, ये तापमान को संतुलित करती हैं, ये वर्षा को प्रभावित करती हैं। गर्म जल धारा है, ये वर्षा को अपन कहें क्या करेगी, प्रेरित करेगी, जबकि ठंडी जल धारा शुष्क परिस्थितियां पैदा करेगी। ठंडी और गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर मत्स्य पालन की उपयुक्त दशाओं का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद में बात आती है जलवायु और वातावरण पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर आगे बात चली, उच्च अक्षांशों के बंदरगाहों का वर्ष भर खुले रहना अतः व्यापार पर क्या पड़ता है, आप कहेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च अक्षांशों के बंदरगाहों का वर्ष भर खुले रहना अतः व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप चलते हैं तो आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है,
जो ज्वार होता है वो ज्वार है, जो भाटा होता है वो भाटा है, और दोनों को मिलाकर अपन ज्वार भाटा कह देते, यही है, यही होगा और तो क्या है। सुनिएगा क्या कहा, ज्वार भाटा, सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या कहते हैं, आप कहेंगे भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहा जाता है। ज्वार भाटा, सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं, याद रखना। इससे उत्पन्न तरंगों को क्या कहा जाता है, ज्वार तरंग कहा जाता है। एक शब्द आता है ज्वारीय परिसर। परिसर का मतलब क्या है, परिसर का मतलब है कि ज्वार की ऊंचाई, ज्वार की ऊंचाई और भाटे की गहराई, इन दोनों के बीच में जो अंतर है इसे आप ज्वारीय परिसर कहते हैं। ज्वार की ऊंचाई और भाटे की गहराई, ज्वार तथा भाटे का जो स्तर है, लेवल है, इसके बीच में जो अंतर आता है इसे ज्वारीय परिसर या ज्वारीय परास कहते हैं, ज्वारीय परास कहते हैं, ज्वारीय क्रम कहते हैं। अंतराल, दो ज्वारों के बीच में जो अंतराल है वो ज्वारीय अंतराल। अब आज इस सेशन में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके लिए टेढ़ी खीर है। क्या कहा मैंने, टेढ़ी खीर, कैसे होंगे आएंगे। मुद्दा बनता है कि ज्वार उत्पादक बल, ये बल द्रव्यमानों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। अब द्रव्यमान ना तो पृथ्वी का, ना सूर्य का, ना चंद्रमा का, तीनों का बराबर तो है ही नहीं, तीनों का अलग अलग है। तो सुन, अब चूंकि सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से ज्यादा है तो डेफिनेट है कि ज्वार उत्पादक बल भी सूर्य ही ज्यादा लगा सकता है, लेकिन एक्चुअल में लगता नहीं है। क्यों, क्योंकि सूर्य दूर है, और चंद्रमा का ज्यादा लगता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है। यह बल दूरी से भी प्रभावित होता है, दूरी अधिक रहने पर कम बल लगेगा। अतः पृथ्वी पर ज्वार उत्पादक बल के रूप में चंद्रमा का बल अधिक काम करता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के निकट है। अगर बात यूं आ जाए ना कि ज्वार के लिए उत्तरदायी बल है, तो चंद्रमा का भी और सूर्य का भी, दोनों का है, दोनों का ज्वार उत्पादक बल है। लेकिन यहां बात आ रही है कि ज्यादा किसका लग रहा है, तो चंद्रमा का। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक जो शक्ति है ये पृथ्वी पर सूर्य से 2.17 गुना ज्यादा रहती है। इसके बाद फिर आगे बात, सूर्य का ज्वार उत्पादक बल चंद्रमा से कम है, यानी चंद्रमा का 4/9। ऐसा क्यों, सूर्य ज्यादा है। चंद्रमा और सूर्य के ज्वार उत्पादक बल में अनुपात 11:5 का है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी चंद्रमा की अपेक्षा 380 गुना ज्यादा है। पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने वाले या वाला बल है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण या दोनों, तो आप क्या कहेंगे, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी है, और दोनों। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और दोनों, याद रखना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और दोनों, ये दोनों ही जो पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने वाले या वाला बल है। इसके बाद जैसे ही आगे चलेंगे अपन, तो अपने पास आता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ कितने दिन में एक चक्कर लगाता है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 27.5 दिन लेता है। 27.5 कितना टाइम लेता है, 27.5। बात आती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी, 3.84 लाख है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य निकटतम जो दूरी होती इसे उपभू कहते हैं। उप का मतलब होता है पास, और जब निकटतम दूरी होगी भाई साहब बल भी ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा तो ज्वार भी ताकत से आएगा, फिर ऐसा थोड़ी आ जाएगा, नॉर्मल थोड़ी ज्वार आ जाएगा। याद रखना, उपभू। चंद्रमा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी अपभू, अप का मतलब अधिकतम, दूर पड़ा है, दूर पड़ा है तो बल भी कम लगेगा, बल कम लगेगा ज्वार भी कम ही आएगी। आगे बात आती, पृथ्वी सूर्य दोनों ही पश्चिम से पूर्व ही परिक्रमण व परिभ्रमण करते हैं। पृथ्वी का कक्षतल चंद्रमा के कक्षतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आपका उत्तर आएगा 5 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ही आगे चलेंगे अपन तो आएगा सिद्धांत अब क्या काम करता है, ये आपको ध्यान, बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत है,
और नंबर 1 पे जो सिद्धांत आपका आ रहा है वो सिद्धांत कौन सा आप देखिए, वो सिद्धांत आता है संतुलन का सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता क्या है, ये कहता है कि भाई साहब पृथ्वी जो होती है ना उसमें दो बल काम करते हैं, एक बल केंद्र की ओर काम करता है और एक बल केंद्र से विपरीत काम करता है। जैसे अगर कोई आपका हाथ पकड़ के आपको खींचे ऐसे हाथ पकड़ के, आप क्या करेंगे, वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ तो आपकी बॉडी उसकी तरफ जा रही है, लेकिन आप फिर वापस से क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया में आप इधर जा रहे हैं, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आपकी बॉडी उधर तो वो खींच रहा है, इधर आप इधर जाना चाह रहे हैं। अभिकेंद्री और अपकेंद्री दो बल लगते हैं, एक लगता है केंद्र की ओर, एक लगता है केंद्र से बाहर, एक लगता है केंद्र की ओर, एक लगता है केंद्र से बाहर। याद रखिए, चंद्रमा के सम्मुख भाग पर, जो भाग चंद्रमा के सामने रहेगा उसके सम्मुख भाग पर कौन सा बल काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस सामने वाले भाग पे ज्वार है। लेकिन याद रखना, जब इस ए वाले भाग पर ज्वार आया, ठीक उसी टाइम बी वाले भाग पर ज्वार आएगा। अब बी वाले भाग पर ज्वार आने का कारण क्या है, ये कारण है अपकेंद्रीय बल। कैसा बल, अपकेंद्रीय। ए वाले भाग पे ज्वार है, ठीक बात, बी वाले भाग पे भी ज्वार है, लेकिन इस बी वाले भाग पे ज्वार आने का कारण क्या था, तो आप कहेंगे बी वाले भाग पे ज्वार आने का कारण था अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय। याद रखना, चंद्रमा के सम्मुख भाग पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आता है तथा उसी समय ठीक इसके विपरीत भाग पर अपकेंद्रीय बल जो होता है इसके कारण ज्वार आता है तथा पृथ्वी संतुलन स्थापित करती है। पृथ्वी क्या कर लेती है, संतुलन स्थापित। 0 डिग्री देशांतर पर चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा ज्वार उत्पन्न, और उसी समय अपकेंद्रीय बल कहां लगेगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अपनी पृथ्वी, आप इस बोतल को मान लीजिएगा, आप तो रुकी से ये अपनी पृथ्वी, इस 0 डिग्री वाले भाग के जस्ट सामने सूर्य है, और यहां पर क्या है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम किया। अब ठीक इसके विपरीत 0 डिग्री के ठीक विपरीत देशांतर 180 है। विपरीत का देशांतर जब भी निकालना हो दोनों का योग 180 आना चाहिए, और 0 का कोई दिशा नहीं है, 180 की कोई दिशा नहीं है, ये पूर्व पश्चिम नहीं। अगर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका विपरीत निकालना है तो 178 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों का योग 180 होना चाहिए। लेकिन वो आपको ध्यान रखना है कि गोलार्ध कैसे है, ठीक। तो 0 डिग्री पर अगर इस बल के कारण आ रहा है, चंद्रमा के बल के कारण, तो ठीक विपरीत 180 डिग्री पर अपकेंद्रीय बल के कारण क्या आ जाएगा। जैसे ही फिर आगे चलेंगे अपन तो और चीजें आएंगी। पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल या केंद्र प्रसारी बल, ध्यान देना मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं, समान रहता, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वीय बल असमान रहता। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आए ज्वार को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे, और अपकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार आया उसे अप्रत्यक्ष ज्वार। यानी यहां जो ज्वार आएगा ना, से क्या कहा जाएगा, से कहा जाएगा प्रत्यक्ष ज्वार, और यहां पे जो ज्वार आएगा से कहा जाएगा अप्रत्यक्ष ज्वार। ये कैसा ज्वार है, अप्रत्यक्ष है, ये कैसा प्रत्यक्ष है। अब आगे बात आती है नेक्स्ट कि यहां पे ध्यान देना, एक ही समय दो विभिन्न स्थानों पर दोनों बलों के कारण क्या आएगा, ज्वार आएगा। 2 बार ज्वार आते हैं दोनों बलों के कारण, चंद्रमा के सामने अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और विपरीत वाले भाग में अपकेंद्रीय बल। आगे बात बनती गतिक सिद्धांत, ये लाप्लास ने दिया, लाप्लास। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने दिया, गतिक सिद्धांत लाप्लास ने 1755 में। इसमें माना गया कि ज्वार भाटे के आने का कारण पृथ्वी की गति है। इतनी सी बात, ज्वार क्यों आता है, पृथ्वी की गति के कारण आता है। ज्वार की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण माना गया, वो माना गया गति, और चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल को माना गया है।
इनके अनुसार इस बल से जल में लंबवत या ऊर्ध्वाधर गति देखने को मिलती है तथा पृथ्वी की गति के कारण जल में क्षैतिज गति या विस्थापन क्या होता है देखने को मिलता है। इसके अनुसार जल का क्षैतिज विस्थापन किधर से किधर होता है, पूर्व से पश्चिम। वापस से ध्यान देना, गतिक सिद्धांत पृथ्वी की गति को काम मान रहा है और ये कह रहा है कि इस बल से जल में लंबवत गति देखने को मिलती है और पृथ्वी की गति के कारण जल में क्षैतिज गति या विस्थापन देखने को मिलता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इनके अनुसार जल का क्षैतिज विस्थापन किधर से किधर होता जाता है, पूर्व से पश्चिम। इसके बाद में आता है प्रगामी तरंग सिद्धांत। या किसने? विलियम हेवेल ने। सिद्धांतों के नाम याद करने, सुमेलित करने में आएंगे। कब दिया? 1833 में। नहर सिद्धांत ये एरी महोदय ने इसी सिद्धांत को थोड़ा मॉडिफाई करके 1842 में दिया। और प्रगामी तरंग सिद्धांत ये कहता है कि एक जगह कुछ भी स्थिर नहीं है और जो ज्वारीय तरंगें अब वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्पन्न होकर धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में आती हैं और ध्रुवों के पास जाते जाते वो समाप्त हो जाती है। ध्रुवों के पास जाते जाते क्या हो जाती हैं? वो समाप्त हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल राशि की अधिकता होने के कारण जो ज्वार उत्पादक बल है उससे सागरीय क्षेत्र में क्या उत्पन्न होती हैं? ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे जिन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न हो रही है, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और जहां से ये तरंगें क्या करती हैं? पूर्व से पश्चिम गति करती हुई उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जहां जहां स्थल के अवरोध मिलते हैं वहां वहां पर क्या होता है? द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब छोटे तटों और खाड़ियों से टकराने के बाद तृतीयक तरंगों की उत्पत्ति होती है और ध्रुव के पास जाते जाते ये तरंगें विलुप्त हो जाती हैं, जैसा कि आप यहां देखिए। यहां इन्होंने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दूसरा है, वो तो अलग था, उसका डायग्राम अगर मैं आपको बता, ये कहना चाह रहे हैं कि इधर ये जो दक्षिणी गोलार्ध है यहां से क्या होगा? ये चलेंगे तरंगे, फिर स्थलों से टकराते हुए चलेंगे, लास्ट में जाते जाते आगे। अब प्रगामी तरंग सिद्धांत ये दिया तो भाई साहब विरोध करने वाले तो तैयार ही होंगे कहीं ना कहीं। स्थैतिक तरंग सिद्धांत इन्होंने कहा कि तरंगे कहीं से दूर से नहीं आती हैं, जो ज्वार को पैदा करें वो तरंगे दूर से थोड़ी ना आएंगे, पागल है क्या? दूर से नहीं आएंगे, वो उसी स्थान विशेष पे पैदा होंगे और वहां पे ज्वार आ जाए। प्रगामी तरंग सिद्धांत हेवेल ने दिया, उन्होंने कहा कि ज्वारीय तरंगे जो हैं, भाई ज्वार के लिए ज्वारी तरंगे चाहिए, ये तरंगे दक्षिणी गोलार्ध से उत्पन्न होती हैं, फिर उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव के पास जाते जाते विलुप्त हो जाती हैं और ये जिन जिन भागों से गुजरती हैं वहां वहां ज्वार भाटा आ जाता है, सीधी भाषा में मैं। लेकिन अब स्थैतिक तरंग सिद्धांत हेरिस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। ज्वार के लिए स्थानीय क्षेत्रीय बल है, वही काम करता है और उसी स्थान पे चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। पानी के बर्तन पे प्रयोग किया उन्होंने, कहा पानी में बर्तन नहीं डाला, बर्तन में पानी डाला, उसको हिलाए। तो आप देखेंगे जब आप बर्तन में पानी डालते हैं, हिलाते हैं, तो एक तरफ का पानी ऊपर चला जाता है, एक तरफ का नीचे चला जाता है और एक तरफ एक पानी ऐसा रहता है कि बिल्कुल वो सेंटर भी रहता है। ये वाला जो बिंदु है इसे क्या कहा गया? भंवर बिंदु का। क्या कहा गया? भंवर बिंदु। 5 सिद्धांत आ गए। अब बात आती है, ये वाली बात बड़ी काम की है, शानदार है, जानदार है, याद रखना। यहां पे किस टाइप से समय का जो अंतराल है वो निकलता है। M1 का मतलब है मून की फर्स्ट कंडीशन। M1 का मतलब क्या है? मून की फर्स्ट कंडीशन, चंद्रमा की पहली स्थिति। चंद्रमा की पहली स्थिति थी कै वाले भाग पे ज्वार आया। कै वाले भाग पे क्या क्या? ज्वार। अब कै वाले भाग पे ज्वार आया तो चंद्रमा है ये घूमते घूमते, चंद्रमा घूम रहा है ना, है कि नहीं है सर? चंद्रमा घूम रहा है तो चंद्रमा क्या हुआ? घूमते 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 और दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन हुआ, चंद्रमा है ये तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, आप जानते। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27.5 दिन। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 365 दिन 6 घंटे लेती है। ये पहले दिन कैवाला भाग था, यहाँ पे ज्वार आ गया, कैवाले भाग पे ज्वार आ गया। लेकिन चंद्रमा तो दूसरे दिन यहीं थोड़ी रहेगा, वो तो अपना पूरा काम करना है भाई साहब। ये तो 27.5 दिन लगाने हैं और वापस यहाँ आएगा तो 27.5 दिन लग जाएंगे इसको। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब चंद्रमा दूसरे दिन यहां पहुंच गए
एक बात आप अच्छे ढंग कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, परिभ्रमण करती है। और पृथ्वी जब परिभ्रमण कर रही है तो ये वाला जो भाग था, यहां तक आने में पृथ्वी को 24 घंटे, कितने घंटे लगे? और 24 घंटे जब पृथ्वी को लगे, 24 घंटों के बाद में अब चंद्रमा थोड़ी यहीं पे बैठा, वो तो आगे निकल गया। अब इस वाले भाग पे ज्वार कब आएगा? ये भाग जब घूम के या आगे बढ़ के यहां जाएगा तब आएगा। भाई पहले दिन क्या हुआ, पृथ्वी का ये भाग था, यहां ज्वार आया, पृथ्वी अपना काम कर रही है, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इधर से ये रोटेशन बना हुआ है, ये घूमता हुआ वापस यहाँ आया। ये जब यहाँ आया तो इसने देखा चंदा मामा यहाँ नहीं है। चंदा मामा क्यों नहीं है? क्योंकि चंदा मामा भी तो गति कर रहा है ना पृथ्वी के चारों ओर, चंदा मामा यहाँ पहुंच गया। अब इस वाले भाग पे ज्वार कब आए? जब ये भाग यहाँ पहुंचे। अब यहाँ जब पहुंचे तो इसको कितना और टाइम लगे? भाई इतने में तो इसको 24 घंटे लग गए, यहां से घूम के यहाँ तक आ गए, 24 घंटे लग गए। लेकिन अब भाई साहब ये यहाँ तक पहुंचे तो कितनी दूरी तय करेगा? तो यहाँ 1/27 है। चंद्रमा ने क्या किया, 1/27 भाग तय कर लिया एक दिन में। तो यहाँ पे 2/55 कितने घंटे में तय किया था? 24 घंटे। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। और जब इसको आप काटा पीटी करेंगे तो आप ये मानेंगे कि 52 मिनट का पृथ्वी को अतिरिक्त, यानी कै वाले स्थान पर दूसरे दिन ज्वार, ध्यान देना मैं क्या कर, कै स्थान पर दूसरे दिन, और ज्वार में भी प्रत्यक्ष ज्वार, दूसरे दिन प्रत्यक्ष ज्वार, दूसरे दिन प्रत्यक्ष ज्वार 52 मिनट की देरी से आएगा। कितनी देरी से आएगा याद रखना, 52 मिनट की, याद रहे इतना। अब सुनिएगा, आगे बात आएगी किसी भी एक स्थान पर एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद, सुनना लैंग्वेज बड़ी अच्छी, किसी भी स्थान पर एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार कितने समय के अंतराल से आएगा? तो बताओ कितने समय के अंतराल से आएगा, अभी बताए। 24 घंटे तो लगेंगे लगेंगे निश्चित ही है, अतिरिक्त समय पूछ रहा है तो 52 मिनट का आएगा, 24 घंटे तो लग ही गए उसको। ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन आप जानते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार भी आता। जब कैपर यहां ज्वार आया था, यहां पे, अब ये तो प्रत्यक्ष आ गया, इसी ये जब कै घूम के यहां जाएगा तो क्या यहां पर अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा? आएगा। तो याद रखना, अगला प्रश्न, लैंग्वेज बदल गई, इस स्थान पर पहले ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा। और ये क्यों आएगा? अब केंद्रीय बल के कारण। ये कैसा ज्वार है? अप्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं लिखा हुआ हो और सीधा आपसे इस लैंग्वेज में अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक स्थान पर पहले ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय अंतराल से आएगा, तो आपका उत्तर बन जाएगा 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल से। कितने अंतराल से? 12 घंटे और 26 मिनट के अंतर, याद रखना। टेक्स्ट तो इधर आता ही आकर्षण बल के कारण। अगली बात बड़े आराम से देख, एक स्थान पर ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय बाद आएगा? कैसे? ये स्थान है, चंद्रमा यहां था, पृथ्वी घूमते घूमते 12 घंटे में यहां पहुंची। भाई साहब चंद्रमा भी तो आगे चला गया, चंद्रमा थोड़ी ना यहां पहुंच, पृथ्वी यहां से यहां गई, से 12 घंटे लगे। लेकिन इस अतिरिक्त दूरी को तय करने में, जब डबल अतिरिक्त दूरी को तय करने में 52 मिनट लगते हैं तो इसको 26 मिनट लगते हैं। अतः याद रखना, कै वाले स्थान पर पहला ज्वार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्यक्ष ज्वार आया, तथा इसी स्थान पर कैटु स्थिति में 12 घंटे 26 मिनट बाद अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आया। इसलिए प्रश्न बना, एक स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय बाद आया। समझ नहीं आए चीजें तो मुझे पूछ लेना, व्यक्तिगत भी पूछ सकते हो, यहां भी आप कमेंट। ये टॉपिक थोड़ा सा कैसा है,
और समझ में आएंगी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही तसल्ली से और आराम से आपको एक एक चीज बता रहा हूं। इसके बाद सुनना, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में प्रत्यक्ष ज्वार एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष की बात करें, एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार ये 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। अभी जैसा एक स्थान पे दिन में 2 बार ज्वार आता है। अब देख, चंद्रमा की घूर्णन गति का अगर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए, कहीं भी जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज्वार भाटे पे, और पृथ्वी के परिक्रमण का कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव तो पड़ेगा या तो पृथ्वी के घूर्णन का, पृथ्वी घूमना, ये 24 घंटे का काम 12 घंटे में कर दे, 24 का 48 में करे तब, या चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा परिक्रमण कर रहा है, या उसका प्रभाव पड़ेगा। दोनों में से एक का पड़ेगा। चंद्रमा की परिक्रमण गति और पृथ्वी की परिभ्रमण गति का ज्वार के समय पर निश्चित ही क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? यदि, बड़ा अच्छा प्रश्न, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, कर दो दुगुना, तो क्या होगा? तो प्रत्यक्ष ज्वार में कितना, केवल अतिरिक्त समय पूछा, देखना मैं, पहले चंद्रमा सामान्य स्थिति में यहां पहुंचा था तो अतिरिक्त टाइम 52 मिनट का लगा था। अब चंद्रमा की परिक्रमण गति डबल कर दी भाई साहब, ये यहां पहुंच गया, वाली स्थिति पे पहुंच गया करने पर, तो पृथ्वी को यहां जाने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगा था, तो यहां जाने में 104 मिनट का लगेगा। अब क्या कहेंगे? चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी करने पर अतिरिक्त टाइम कितना लगा? अगर यहां आ जाए चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए एवं पृथ्वी की परिक्रमण गति को आधा कर दिया जाए, पृथ्वी का परिक्रमण नाम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। पृथ्वी के परिभ्रमण से फर्क पड़ेगा, दोनों मिक्स आएगा तो भी बताऊंगा कैसे हल करना। चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुना कर दिया, टाइम दुगुना लग गया। चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी कर दी तो क्या लग गया, आधी करेंगे तो यहां पहुंचेगा 26 मिनट। आगे देख, आगे बात आई, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया गया तो उसी स्थान एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, मतलब यहां अप्रत्यक्ष ज्वार की बात कर रहा है, अप्रत्यक्ष ज्वार की बात कर रहा है, ध्यान देना, तो वो 12 घंटे अतिरिक्त टाइम 26 मिनट लग जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये गति को दुगुना कर रहा है, उसी स्थान पर एक के बाद दूसरा ज्वार परिक्रमण गति अगर आधी कर दी जाएगी, 12 घंटे 13 मिनट लग जाएंगे। सामान्य में 26 लगते हैं, दुगुनी गति कर देंगे तो 52 मिनट। सामान्य स्थिति में अप्रत्यक्ष ज्वार में 26 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, अगर गति दुगुनी कर देंगे अप्रत्यक्ष ज्वार में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा, अगर गति आधी कर देंगे चंद्रमा की परिक्रमण गति तो समय 13 मिनट लगेगा अतिरिक्त, बाकी 12 घंटे तो लगने। आगे देखिए, पृथ्वी की गति परिक्रमण का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? परिभ्रमण का पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। घूर्णन एक ही बात है। गति को अगर आपने आधा कर दिया, क्या कर दिया, गति को आधा, ध्यान देना, एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार, ये 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। अगर पृथ्वी की गति को उसी स्थान पर दूसरा ज्वार, ये क्या कर रहा है, उसी स्थान पर दूसरा ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार की बात कर रहे हैं, अगर पृथ्वी की गति को क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, हिसाब 6 घंटे 13 मिनट बाद आ जाएगा, स्पीड से पहुंच जाएगी। गति को आधा कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा, 24 घंटे। ये कौन सा ज्वार है, ये अप्रत्यक्ष ज्वार है। कैसा ज्वार है, अप्रत्यक्ष, उसी स्थान पर दूसरा, सामान्य में तो 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है, गति दुगुनी कर देंगे 6 घंटे 13 मिनट बाद आएगा, गति को आधा कर देंगे बाद आएगा। याद रखिएगा, परिभ्रमण गति दुगुना करेंगे समय आधा लगेगा, परिभ्रमण गति आधी करेंगे तो समय दुगुना। एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार यह आता है 24 घंटे 52 मिनट बाद में, लेकिन अगर गति को दुगुना कर देंगे और चंद्रमा की गति से कोई लेना देना नहीं तो क्या होगा, 12 घंटे 26। अगली बात, प्रश्न सुनना
ध्यान देना, यहाँ पे शायद दोनों की गतियां हैं। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी कर दी गई और चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी कर दी गई, तो प्रत्यक्ष ज्वार दूसरी बार कितने समय बाद आएगा? अब दोनों ही चीजें आपको बना लेनी। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर दुगुनी करेंगे अपन, और साथ में क्या रहे, में चंद्रमा की परिक्रमण गति भी दुगुनी हो रही है। ध्यान देना, यहां पे आपको ध्यान देना। अब देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बन गई है। पृथ्वी थी, इसकी भी दुगुनी करनी है, चंद्रमा की परिक्रमण दुगुनी करनी। चंद्रमा पहले यहां था, जब ज्वार आया इसकी गति दुगुनी कर दी तो चंद्रमा यहां पहुंच गया। यस सर। अब पृथ्वी की गति पे आओ। अगर पृथ्वी की गति सामान्य रहे तो पृथ्वी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगे? 104 मिनट। सामान्य रहे तो इसकी पृथ्वी की यहां पहुंचने में लगे ना, क्योंकि चंद्रमा तो भाई साहब डबल स्पीड से पहुंच गया है। लेकिन अब साथ क्या किया इसने? साथ क्या कि पृथ्वी की घूर्णन गति भी दुगुनी है। भाई साहब दुगुनी जब है तो 104 मिनट का काम 104 मिनट में थोड़ी करेगी, 52 मिनट में करेगी। 104 मिनट का काम 52 मिनट में करेगी, और 24 घंटे का काम 12 घंटे में। पृथ्वी ने ये यहां से पृथ्वी को घूमना है, गति कर दी दुगुनी, तो ये घूम के आ गई 12 घंटे में। सामान्य गति में अगर इतनी दूरी कवर करेगी तो उसे 104 मिनट लगते हैं, लेकिन गति दुगुनी है तो उसे 52 मिनट ही लगेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति अगर दुगुनी है, चंद्रमा की परिक्रमण गति अगर दुगुनी, तो उसी स्थान पर ज्वार है 12 घंटे 52 मिनट। ऐसे प्रश्नों को आप खुद तसल्ली से हल कर करके देखें, ऐसे हल नहीं होंगे, कोई हल करवा दे आपको, आप खुद गतियां बना बना के और देखेंगे, हल करेंगे तब हल होंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ज्वार भाटे के प्रकार। कई सारे प्रकार आते हैं, जैसे कि दृग ज्वार, वृत्त ज्वार या पूर्ण ज्वार। और ये बात आप जानते हैं कि दृग ज्वार, वृत्त ज्वार, पूर्ण ज्वार, इसमें क्या होता है? सामान्य ज्वार जो होगा उससे 20% ऊंचा क्या रहेगा, तो आप कहेंगे इसमें इससे 20% है, ये आपका ज्वार आएगा। हाँ जी, समझे? चलें आगे, चलते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद में बात आ रही है यहाँ पे कि जब दीर्घ ज्वारी आएगा तो ज्वारीय जो परिसर है वो क्या होगा? उच्च होगा। दीर्घ ज्वार आएगा तो ज्वारीय परिसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे वो उच्च हो जाएगा। ज्वारीय परिसर उच्च हो जाएगा, क्यों? दीर्घ ज्वार में क्या उठेगा ना, और ज्वारीय परिसर है क्या? ये तो आपको बताया था ज्वारीय परिसर क्या है। ज्वारीय परिसर मतलब बोले तो ऊपर और नीचे, उच्चतम और जो निम्नतम बिंदु है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है इसे कहते हैं। अब देखिएगा, ये कई बार क्या होता है कि दीर्घ ज्वार आएगा कब, तो ये कौन सी स्थिति में आएगा? जिसे वृत्त ज्वार कहते हैं, पूर्ण ज्वार कहते हैं। यानी दीर्घ ज्वार या वृत्त ज्वार या पूर्ण ज्वार ये कब आएगा? आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या आएगा? ये ज्वार आता है अमावस्या और पूर्णिमा। कब आता है? अमावस्या या पूर्णिमा। इनमें अब देखना कई स्थितियां बनती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है इसके चारों ओर क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। तो आप इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि चंद्रमा के चारों ओर क्या घूमती है? पृथ्वी घूमती है क्या? नहीं घूमती सर। चंद्रमा के चारों ओर थोड़ी ना पृथ्वी औले बना, नहीं घूमती। लेकिन आप ये जानते हैं कि पृथ्वी किसके चारों ओर खुद घूम रही है? तो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों। किसके चारों ओर घूम रही? सूर्य के चारों। अब देखना यहां पे क्या बन रही स्थिति? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये वाली जो स्थिति बनती है ना, इस वाली स्थिति को क्या कहते हैं आप? अमावस्या कहते हैं। इसे आप युति कहते हैं। और अमावस्या बने चाहे पूर्णिमा बने, उस दिन ज्वार है वो वृत्त ज्वार। ठीक है, आगे देखिए। आगे फिर बात बनेगी कि पूर्ण या दीर्घ ज्वार एक महीने में 2 बार है। कब कब आएंगे सर? ये पूर्णिमा को और अमावस्या। एक स्थिति तो ये बनती है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब यहां रहता है, पृथ्वी जब बीच में रहती है, इसका मतलब याद रखना, चंद्रमा यह फुल मून की स्थिति। और पूर्णिमा को वियुति कहते हैं।
पूर्णिमा को वियुति, अमावस्या को युति। अमावस्या सूर्य से संबंधित, मतलब अंधेरा है यू मान लो, ठीक है। इसके बाद याद रखना पूर्णिमा चंद्रमा, चमक रहा है पूरा, चंद्रमा वियुति सूर्य युति, याद कर लेना, मैंने ऐसे ही याद किया, बाद में तो चीज याद हो जाती। ये वाली स्थिति अमावस्या की युति। युति व वियुति की स्थिति के समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सरल रेखा में होते हैं और इस वाली स्थिति को कहा जाता है सिजिग्गी। क्या कहा जाता है इस स्थिति को? सिजिग्गी कहते हैं। आगे सुनो, आगे आती है कि लघु ज्वार। ये दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद क्या आएगा? लघु ज्वार आएगा, याद रखना। यानी ये सप्तमी अष्टमी आरबीसी के अकॉर्डिंग कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों की होंगी, ये तो है ही है। सप्तमी अष्टमी दोनों में से किसी भी दिन आ सकता है। सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा की समकोणिक स्थिति बनने पर कैसा ज्वार आएगा? लघु ज्वार। कोणिक कब बनेगी? मैंने कहा यहां पे जब थी तो पूर्णिमा थी, अब पूर्णिमा के बाद में आप भली भांति जानते हैं क्या होता है, पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष की एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दशी और अमावस्या। ये वाली चंद्रमा यहाँ पे पृथ्वी के चारों घूम रहा है, यहाँ न्यू मून हो गया, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, आपका द्वितीय शुक्ल पक्ष ही चल। ध्यान देना, जब चंद्रमा का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, मतलब आप यूं समझे कि शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ हो रहा है तो इसे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम चतुर्थांश। शुक्ल पक्ष के दूसरे पक्ष को कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश। शुक्ल पक्ष के तृतीय पक्ष को कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश। शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के पहले भाग को कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश और दूसरे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश। ये कोई सा भी चतुर्थांश बन रहा है, याद रखना ये क्या है? ये समकोणिक स्थिति बनाने में योगदान दे रहे। यहां भी आएगा, समकोणिक स्थिति बन गई है, ये आ गया आपका सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इधर ऐसी स्थिति ये वाली बनेगी, याद रखना। यानी दीर्घ ज्वार तो कब आते हैं? दीर्घ ज्वार तो आते हैं द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थांश को। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? यानी द्वितीय चतुर्थांश पूर्णिमा को और चतुर्थ चतुर्थांश कब? अमावस्या को। जबकि लघु ज्वार प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% ऊंचाई क्या होती है? कम, जबकि दीर्घ ज्वार में 20% ऊंचाई ज्यादा होती है। जब ज्यादा ही होगी तो वहां पर परास भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में सुनिएगा भूमध्य रेखीय ज्वार। ये चंद्रमा 1 महीने में 27.5 दिन में क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस दौरान भूमध्य रेखीय भाग में 2 बार ज्वार आते हैं। मध्य रेखीय भाग में कितने बार ज्वार आते हैं? 2 बार। अयनवर्ती ज्वार ये है 1 महीने में 2 बार आते हैं। अयनवर्ती जैसे उत्तरायण दक्षिणायन होता है वैसे चंद्रमा की स्थितियां भी कर्क रेखा मकर रेखा पे होती है। बात आती है एपोजी, अपभू। अपभू का मतलब क्या है? दूर है, दूर है तो बल कम लग रहा है। अपभू का मतलब क्या? पास है, बल ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है तो पानी ज्यादा ऊपर खींच रहा है। याद कर, पृथ्वी चंद्रमा की दूरतम स्थिति को अपभू कहते हैं और इस समय जो चंद्रमा का आकर्षण बल कम काम करता है इस ज्वार को भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। आकर्षण बल कम काम करता है, भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा नीचे नहीं जाएगा ना। आगे देखना, उपभू, इसमें महीने में 1 बार, निकटतम स्थिति है, अधिक बल काम करता है, इसे भूमि निच ज्वार कहते हैं। काफी नीचे तक भी घाटा का पानी चला जाता है, ज्वार का ऊपर उठ जाता है। आगे देखिए, दैनिक ज्वार, 1 दिन की अवधि में एक ही ज्वार का आना दैनिक ज्वार है, 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। अर्ध दैनिक की बात आए, रोज बार आता है, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल, अप्रत्यक्ष वाला। इसके बाद बात बनती है अपनी मिश्रित ज्वार। 2 ज्वार 2 भाटों के मध्य में ऊंचाई में अंतर आता है तो ज्वार कहते हैं। इसके बाद फिर आगे प्रश्न बना, ज्वारीय ऊर्जा का प्रथम संयंत्र फ्रांस के लारेंस नामक स्थान पर लगाया गया। याद रखना, भारत में प्रथम प्रायोगिक ज्वारीय ऊर्जा का केंद्र दुर्गा द्वानी पश्चिम बंगाल में लगाया गया। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं कहां पे? खंबात की खाड़ी में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां पे आता है? फंडी की खाड़ी में। 15 से 18 मीटर की ऊंचाई का ज्वार आता है। इसके बाद फिर आपके सामने जैसे प्रश्न आ गया, फंडी की खाड़ी है, यहाँ साउथ हेम्पटन जो है यहाँ पे क्या होता है? दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। विश्व का एकमात्र ये स्थान ऐसा है जहाँ दिन में 4 बार। 4 बार क्यों आते हैं? 2 बार तो इंग्लिश चैनल की वजह से आते हैं, बड़ा क्षेत्र और 2 बार उत्तरी सागर की साइड से आते हैं। तो दिन में साउथ हेम्पटन एक ऐसा स्थान
यहाँ पे एक दिन में 4 ज्वार आते हैं। एक दिन में कितने ज्वार आते हैं? 4 ज्वार आते हैं। ज्वार भाटे का महत्व क्या है? तो आप जानेंगे ज्वारी ऊर्जा का स्रोत है। समुद्र से दूर आंतरिक भागों में स्थित बंदरगाहों के लिए लाभदायक होता है। समुद्री तटों के मलबे की सफाई होती, समुद्री संसाधनों का तटों पर आना, शंख वगैरह है, मछुआरों के लिए लाभदायक है, जैविक दृष्टि से लाभकारी। अब आप क्या करेंगे? आप ज्वार भाटे के प्रश्न हल करेंगे जितने भी आए हुए हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे संपर्क करें। चलते हैं जल्दी। जय हिंद।